नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। और जैसा कि इस सीरीज में हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे थे। और उसमें आज हम लोग देखेंगे मृदभांड, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम टॉपिक होने वाला है मृदभांड। और इसके बाद थोड़े बहुत और छोटे टॉपिक हैं जिसको इसी वीडियो में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लिहाज से ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम मृदभांड को। तो बने रहिए। जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा इसके पहले के सारी चीज़ें। जैसे कल हम लोगों ने देखा था नगर व्यवस्था, नगर योजना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मृदभांड। आइए चलिए देखते हैं। साधारण मृदभांड जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मृदभांड थे, साधारण मृदभांड लाल रंग के होते थे। जो मृदभांड उनके थे साधारण, वो लाल रंग के हुआ करते थे। कुछ रंगीन मृदभांड मिले हैं जो कि लाल और काले रंग दोनों के होते थे, और वो पॉलिश्ड, अच्छे तरीके से पॉलिश किए हुए होते थे। मृदभांडों पर क्या क्या वृक्ष, वृत्त व मनुष्यों की आकृतियां बनी होती थी। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्यामिति, गणित का बहुत ही अच्छा ज्ञान रहा होगा, तभी वो लोग अपने इस मृदभांडों पर वृत्त वृत्त के वृत्त का आकार बनाते थे, और भी बहुत सारे ज्यामितीय आकार बनाते थे वो। तो उनको गणित का और ज्यामिति का बहुत अच्छा नॉलेज रहा होगा। उन्होंने अपनी घरों को बनाने के लिए जो ईंट बनाए थे, वो ईंट आयताकार थे, उन ईंटों का एक अनुपात था। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, उनको ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, ज्यामिति का ज्ञान था, माप तौल का ज्ञान था। अब हम लोग देखते हैं इन मृदभांडों पर त्रिभुजाकार तथा त्रिभुजाकार तथा आयताकार आकृतियां भी मिलती है। देखिए, जिससे यह प्राप्त होता है कि इन्हें ज्यामिति का ज्ञान था। आजा, इन्हें ज्यामिति का ज्ञान था। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बिल्कुल वन लाइनर वन शॉट रिवीजन, जो कि प्री एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगा चीज़ें समझना, पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं फिर उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को हेल्प मिल सकती है इसको देखने से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान था, जिनका निम्न अवयव देखा जा सकता है। सबसे पहले धातु कला का ज्ञान था इन्हें था धातु कला का ज्ञान। माप तौल का ज्ञान था, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, माप तौल का ज्ञान था इनको। और माप तौल का ज्ञान कैसा था, क्योंकि लोथल से कुछ बाट प्राप्त हुए, बाट जो कि माप तौल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये जो लोथल से बाट प्राप्त हुए हमें, उस बाट से अंदाज़ा लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि उन्हें माप तौल का ज्ञान था। गणित का ज्ञान था, अंक गणित, ज्यामिति का ज्ञान था उनको। ठीक है। स्मारकों का ज्ञान था उनको। वास्तुकला का निर्माण करते थे वो, और वास्तुकला का निर्माण ही नहीं करते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में ये पहली बार नियोजित वास्तुकला का साक्ष्य मिला है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार नियोजित वास्तुकला का साक्ष्य मिला है। तो उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था वास्तुकला को लेकर। मृदभांडों का निर्माण करते थे, और ये टेराकोटा, जो कि पक्की हुई ईंटें, पकी हुई जो मिट्टी होती है ना, उसको कहते हैं टेराकोटा। तो भांडों का निर्माण करते थे, सीलों तथा मोहरों को बनाने का निर्माण करते थे ये। और इनके पास कारखाने थे मन का बनाने का कारखाना था। धातु कला का ज्ञान था इन्हें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु कला की विस्तृत जानकारी थी, तथा ये लोग सोने, चांदी, तांबा और कांसे से भी परिचित थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये लोग जो व्यापार करते थे, तो उस व्यापार में ये लोग कुछ आंतरिक व्यापार करते थे और बाहरी, दो तरह के व्यापार करते थे। तो ये लोग व्यापार में सोने, चांदी, कांसा, सीसा, तांबा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आयात व निर्यात करते थे। तो इनको ज्ञान था काफ़ी। कांसा जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कांसा जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, जो कि ये आयात करते थे अफ़गानिस्तान से,
और भी इराक वगैरह और भी पड़ोसी मुल्कों से जो जिनसे इनका व्यापार होता था। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, क्योंकि इस सभ्यता में कांसा बहुत सारा मिलता है और ये जो भी कांसे का इस्तेमाल होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाए। ये इस सभ्यता के जो लोग थे ना, वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे इस सभ्यता के लोग। अब हम देखते हैं सीले। सीले सीले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की सीले। सीले तथा मुहरें मिली हैं। तो सीले देखते हैं। सीले सीलों पर इतनी महीन इतनी महीन इतनी बारीक जो थी वो कला थी ना, वो सर्वोत्तम सर्वोत्तम कला थी उनकी। देवी व देवता की आकृति थी उन सीलों पर। उन सीलों पर देवी व देवता की आकृति है। सीलों पर इनकी लिपि है, इनकी खुद की लिपि है उन सीलों पर। पशुपति शिव की मूर्ति है, पशुपति शिव की मूर्ति है उन सीलों पर। और मेसोपोटामिया से सीले, अभी मैंने बोला मेसोपोटामिया से सीले तथा उन पर नक्काशियाँ मिलती है। मेसोपोटामिया से जो सीले मिलती है उन सीलों पर नक्काशियाँ मिलती है, बहुत सारी बहुत ही बारीक नक्काशियाँ मिलती है। उत्खनन के दौरान सभ्यता स्थल से 2000 से ज़्यादा सीलें प्राप्त हुई है। 2000 से ज़्यादा सीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 500 अकेले बस मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, 500 बस अकेले मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। सीलों पर तथा मोहरों पर एक सींग वाला बैल, मैं पहले बता चुका हूँ, इनका पवित्र जो पशु था वो एक सींग वाला बैल था। एक सींग वाला बैल मिला है, हाथी का चित्र मिला है, चीता का, बकरी का, बैल का, इन सबके चित्र मिले हैं। मोहरों का आकार 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता था, जिससे पता चलता है कि इनकी जो मापन शैली थी, माप तौल का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। इन मोहरों का आकार आयताकार होता था, बेलनाकार होता था, वृत्ताकार होता था, शंक्वाकार होता था। ये सारी चीजें बताती है कि उन्हें ज्यामिति का बहुत अच्छा ज्ञान रहा होगा, तथा वर्गाकार भी होता था। सबसे अधिक सीलें वर्गाकार प्राप्त हुई है, सबसे अधिक सीलें वर्गाकार प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया से भी इस सभ्यता की सीलें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सील जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि पशुपति सी की। आपको अभी ऊपर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सीलें जो प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से अकेले 500 सीलें, 500 से 700 सबसे ज़्यादा सीलें प्राप्त हुई हैं। और उन सीलों में पे जो आकृति बनी हुई थी वो सबसे ज़्यादा पशुपति शिव की बनी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब स्थलों का उत्खनन, हम लोग देखेंगे इसके स्थलों का उत्खनन। चंदुदड़ो, चंदुदड़ो चंदुदड़ो है, जिसको खोजा था 1931 में मजूमदार ने, आरसी मजूमदार ने। ठीक है, चंदुदड़ो। दूसरा है रोपड़, रोपड़ को खोजा था पंजाब ने। रोपड़ जो कि पंजाब में है, इसको 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। कालीबंगा राजस्थान में 1953 में एगोस, लोथल गुजरात में, तथा धौलावीरा भी गुजरात में। ये कुछ डेटा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही ये पूरा पूरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में नोट्स बस लिख सकते हैं, कमेंट में नोट्स कीजिए और फिर मैं आपको ये नोट्स ले लूँगा। ठीक है। अब कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे। तो इसमें 4 प्रमुख सिद्धांत निकल के आते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है लक्ष्मण स्वरूप का सिद्धांत है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का। वो कहते हैं कि सभ्यता के जो इस सभ्यता के जो निर्माता थे, जो वो थे आर्य। ठीक है, आर्य। दूसरा है राखलदास बनर्जी, जो कहते हैं द्रविड़, और द्रविड़ ही सबसे ज़्यादा मान्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता को बसाने वाली जो जाति थी ना वो द्रविड़ थी। ठीक है, इसी में एक आता है गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं कि सुमेरियन, जबकि सुमेरियन हमने जैसे ऊपर के लेक्चर में पढ़ा है, सुमेरियन की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहते हैं। मेसोपोटामिया के सभ्यता का एक और नाम है जो कि सुमेरियन की सभ्यता कहते हैं उसको। तो ये इनका मानना है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि ये सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन द्वारा बसाया गया सभ्यता था। राखलदास बनर्जी कहते हैं द्रविड़, ये द्रविड़ ही ज़्यादा सही है। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि घस्यु या दास किए थे। अब सबसे अंतिम टॉपिक देखते हैं, पतन के कारण, कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। पतन के कारण के संबंधित कुछ सिद्धांत है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। 4-5 हैं। सबसे मुख्य सिद्धांत बाढ़ का है, कि बाढ़ आया था और बाढ़ ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण। इस बारे में जो है वो व्हीलर, पिगट तथा गार्डन चाइल्ड सहमत है इस बात से कि
बाहरी आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरा है महामारी, कि इस सभ्यता पे कोई ऐसी महामारी फैली होगी यहाँ के लोगों में, तो उस महामारी ने क्या किया कि धीरे धीरे इस सभ्यता को खत्म कर दिया, और इसको मानते हैं कैनेडी। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, की जलवायु परिवर्तन ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस सभ्यता के सारे लोग खत्म हो गए, सारे लोग मारे गए, और यह है आर्लिस्टीन और एन घोष। चौथा है भूकंप। भूकंप रैकर्स बताते हैं कि भूकंप वजह रही होगी इस सभ्यता को खत्म होने के पीछे। पांचवा है बाढ़, और बाढ़ सबसे सबसे सर्वाधिक मान्य, सबसे ज्यादा माने जाने वाला, मोस्ट एक्सेप्टेबल ये कॉन्सेप्ट है बाढ़। और बाढ़ जो कहते हैं, ये कहते हैं जॉन मार्शल और एस एस रॉ, ये कहते हैं कि जॉन मार्शल और एस एस रॉ ये कहते हैं कि बाढ़ ही ऐसी वजह है जिससे इस सभ्यता का खत्म विनाश हो गया, इस सभ्यता खत्म हो गया। सूखा, सूखा ये कहता है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आईआईटी खड़गपुर ने 10 साल के रिसर्च के बाद इसने अपनी पेपर में ये पब्लिश किया कि इसने अपने आर्टिकल में ये पब्लिश किया कि ये सूखा के वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तो ये है ये है पतन के कारण, और इसके पतन के कारण के पीछे कुछ मुख्य सिद्धांत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाढ़, जो कि सर्वाधिक मान्य, ये आपको याद रखना है। जॉन मार्शल और एसर राव बताते हैं। मुख्य स्थल अब देखते हैं हम लोग। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें मिले हैं पासे, मजदूरों के आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, वर्गाकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के साक्ष्य तथा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान है R37H, उस कब्रिस्तान का ये नाम है R37H। ये हड़प्पा से मिले हैं। क्या क्या मिले, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। पासे, मजदूरों के आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, वर्गाकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के साक्ष्य तथा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम है R37H। अब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, इस सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है ये देखते हैं। इससे मिला है विशाल स्नानागार, ये पता नहीं कितने परीक्षाओं में पूछ चुका है अब तक। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये मिला है मोहनजोदड़ो से, तब वो कंफ्यूज नहीं होना है। अन्नागार आपको मिला है हड़प्पा से भी, पर विशाल स्नानागार जो है ये इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख है। ठीक है, कि विशाल स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। फिर गले हुए तांबे का ढेर मिला है, गले हुए तांबे का ढेर मिला है, तांबे का। इससे पता चला कि ये लोग धातुओं को पिघला के गला के उनसे और भी तरह की कई सारे ऑर्नामेंट बनाते थे। तो घोड़े की दांत मिला है, घोड़े का दांत मिला है, सूती कपड़ा मिला है, महाविद्यालय मिला है, ये लोग जहाँ शिक्षा दीक्षा करते थे, स्तूप मिला है, और एक सबसे जबरदस्त चीज मिली है, नग्न नर्तकी की कांसे की मूर्ति। नग्न नर्तकी कांसे की मूर्ति, मतलब ये लोग डांस की भी शौकीन रहे होंगे, नृत्य की। दाढ़ी वाला पुरोहित मिला है, और पशुपति शिव, पशुपति शिव बोलना नहीं है, पशुपति शिव मोहनजोदड़ो से मिला है। तीसरा है लोथल। कुछ कुछ ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो मैंने नोट किया है, और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लोथल, लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह मिला है, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह मिला है लोथल। और गोदीवाड़ा, जो जिसको बोलते हैं डॉक यार्ड, जहाँ पे नाव या शिप आके लगती है, उसे बोलते हैं डॉक यार्ड। तो यहाँ लकड़ी के जहाज का नमूना मिला है, माप तौल के उपकरण मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जबकि इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये घोड़े के साक्ष्य क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, इस बारे में हमने आगे की पहले की वीडियो में बात करी है। आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और व्यापारिक प्रणाली वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो चावल का छिलका मिला है यहाँ से, और हाथी पालन के साक्ष्य मिले हैं। चौथा है कालीबंगा। कालीबंगा जैसे कि नाम से ही लग रहा है, कालीबंगा से काले रंग की कांच की चूड़ियाँ मिली है, जुताई किया हुआ खेत मिला है, लकड़ी का हल मिला है, और कच्ची ईंटें। ठीक है। अग्नि देविका मिली है, हवन कुंड मिला है यहाँ से। ये इस जगह का मेन फीचर है, यहाँ से हवन कुंड मिला है, और तीनों अवस्थाओं का स्थल मिला है यहाँ पे। ये कुछ मुख्य विशेषता, कि इस सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। अगर कोई भी पूछता है, या फिर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये जो समाज था वो था नगरीय सभ्यता वाला, कांस्ययुगीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज था, व्यवस्थित नगर नियोजन थे इस सभ्यता का। ये सबसे मोस्ट हाईलाइटेड
पॉइंट है, साइलेंट फीचर है कि व्यवस्थित नगर नियोजन था। नगर नियोजन मतलब कि सड़कें समकोण पे काटती थी, जो सड़कों के किनारे जो घर होते थे उनके दरवाजे घर सड़कों के बिल्कुल पीछे खुलते थे, उल्टे साइड में खुलते थे, सड़कों पे नहीं खुलते थे, घरों के पीछे खुलते थे। और जो घर होते थे वो आयताकार आकृति में बने होते थे सब। तो ये है इस सभ्यता की विशेषता। व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार था, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानते थे। और ये सभ्यता अपने आप में बहुत ही अद्वितीय सभ्यता थी, बहुत ही जबरदस्त सभ्यता थी ये। ठीक है, तो यहाँ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम टॉपिक समाप्त होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है पतन का दौर, जिसको कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल, जो कि इसके आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये यहाँ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। तो हमने धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आपको बता दूं कि एक एक करके खोज से लेकर के पतन के कारण तक का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमें सपोर्ट करें और हमें बताएं कि हमें और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।